जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आज आप इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 7 देख रहे हो और 7 को देखने से पहले आई होप आपने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 देखे होंगे और उसमें आपने इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम बताया थे वो प्रॉब्लम को आपने बहुत ही डिटेल से समझा होगा और उसे वीडियो को पॉज करके आपने खुद से सॉल्व करा होगा। देन आफ्टर दैट मेरे वीडियो को देख के आप देखे होगे कि क्या मैंने मिस्टेक करा और क्या किस तरीके से सॉल्यूशन होने चाहिए। मैंने एक एक स्टेप सर्किट को रीड्रॉ करके वहां पे दिखाया था। तो आज बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 होगा, इसमें मैं बेसिकली जो बात करने जा रहा हूँ वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इसके बाद मैं बताऊंगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। जब भी किसी भी वायर से, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, वो हीट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या वी कैन डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन वायर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। मैंने क्या बोला? द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच heat produced in wire when electric current passes through it। ठीक है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बताओगे द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच heat is produced in wire और conductor when electric current passes through it। ठीक है ना। जब किसी भी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो उस वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। ध्यान से सुनना क्या है दैट लॉ। इसे हटा दे रहा हूं, डेफिनेशन लिख लो। आई होप लिख लिया होगा, है ना। मैंने क्या बोला? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चीज को समझना मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर उस लॉ को मैं लिख दूंगा। ठीक है ना। पहले समझना चीजों को, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये है क्या। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो देखना, सुनना ध्यान से। इन ईयर 1841 जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट पास होता है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास होता है तो करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास होगा तो करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। और उन्होंने जो लॉ दिया था उस लॉ में उन्होंने बोला था कि हीट जो प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड, उन्होंने बोला था कि अगर मान लो कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, तो जितना ज्यादा अपोजिशन होगा उतना ज्यादा हीट होगा कंडक्टर में। एंड द लास्ट वन, उन्होंने बोला था कि अगर कंडक्टर में जितना देर तक हम करंट को फ्लो करवाएंगे, मतलब जितना टाइम तक, जितना ज्यादा टाइम तक हम करंट को फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर में। एक एक टर्म्स को पहले समझते फिर मैं लॉ लिख दूंगा। ठीक है ना। 1841 में जेम्स प्रेस्कॉट जूल उन्होंने ये लॉ दिया था।
ठीक है ना। तो देखो बाय ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या क्या, देखो चीजों को समझना। मान लो सपोज हमारे पास क्या है, एक मेटालिक प्लेट है। क्या है? मेटालिक प्लेट। अब मैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखा रहा हूं। माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब ये ढेर सारे एटम्स होंगे इसके पास। अब हमें मालूम है एट अ रूम टेम्परेचर इसके पास क्या आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते ढेर सारे। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडम मोशन करता रहता, इधर उधर ब्रॉन्जियन मोशन करता रहता। अब जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब एक सेल सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगना स्टार्ट होगा, एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता हुआ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो खिसकना स्टार्ट होगा, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट होगा। अब उसी इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट को, उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम तो करंट बोलते हैं। अब आप खुद भी सोच करके देखो, अगर रास्ता खाली होगा, अगर रास्ता खाली होगा तो हम सीधे जाएंगे, किसी से हम कोलाइड ही नहीं करेंगे, किसी से हम टकराएंगे ही नहीं। अगर मान लो क्राउड है, मार्केट प्लेस है ना, जैसे मैं खाली चल रहा हूँ, खाली ग्राउंड में दौड़ रहा हूँ, किसी से नहीं टकराया, लेकिन मैं मेले में चला गया। अब मेले में चला गया तो मैं अगर चलूं, पूरा भीड़ है, ठीक है ना, उस भीड़ में मैं जा रहा हूं तो इससे टकराऊंगा, उससे टकराऊंगा, इससे टकराऊंगा, तो कोलिजन होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है मेरी बात? अब हमने क्या पढ़ा था करंट के बारे में, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जितना फ्लो करेगा, अब चार्ज जितना फ्लो करेगा वो क्या होगा, उतना कोलाइड करेगा, जितना कोलाइड करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट थिंग क्लियर है कि हीट जो इस कंडक्टर में, इस वायर में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट से कैसे रिलेटेड है। करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा, मतलब वो खाली जगह में तो फ्लो नहीं कर रहा, वो कोई पाइप है खाली है उसमें तो फ्लो नहीं कर रहा, ये तो सॉलिड है ना, सॉलिड है, वो पूरा सॉलिड है तो उसके पास स्पेस नहीं, वो टकराता 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 आगे बढ़ रहा, और क्या हो रहा, कोलिजन की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा। मींस जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा कोलिजन हो रहा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे, उतने ज्यादा क्या हो रहा, हीट प्रोड्यूस हो रहा। क्लियर है? सेकंड समझना, हीट, मैंने सबसे पहले क्या बोला, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट का, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड फैक्टर मैंने बोला हीट है ना, दिस इज नॉट आई, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो भी है। अब रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था अपोजिशन, रुकावट, रोकना। अब आप खुद भी सोचो, करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज के रास्ते में जितना ज्यादा रुकावट आएगा, मतलब जितना ज्यादा बाधा आएगा, जितना ज्यादा उसके अपोजिशन आएंगे उतना ज्यादा वो टकराएगा, उतना ज्यादा टकराएगा, तो जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। अगर अपोजिशन ही नहीं तो सीधा निकल गया, अपोजिशन है तो टकरा रहा टकरा रहा टकरा रहा टकरा रहा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। मेरी बात क्लियर है? इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। और लास्ट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, टाइम को टी से लिखते हैं। मतलब क्या, टाइम का मतलब जितने देर तक करंट फ्लो करेगा। आप खुद भी सोच करके देखो, अगर आधा घंटे तक करंट फ्लो करा, हाफ एन आवर तक करंट फ्लो करा, हाफ एन आवर तक कोलिजन होता रहेगा, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। अगर वो 1 आवर तक फ्लो किया करंट, मतलब 1 आवर तक कोलिजन हो रहा, तो 1 आवर तक क्या होगा, हीट होगा। आप सोच के देखो, आधे घंटे तक के कोलिजन और 1 आवर के कोलिजन में, हाफ एन आवर और 1 आवर के बीच में फर्क तो है ना, टाइम ज्यादा हो गया ना, ज्यादा कोलिजन हुआ ना, तो क्या होगा, हीट ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 उन्होंने लॉ दिया था, फाइनली उन्होंने समराइज करके H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी उन्होंने एक्सप्रेशन बताया था हीट का। क्लियर है? चीजें समझ आई? अब मैं यहां पे लिखूंगा लॉ को तो आपको समझ आएगा। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने क्या बोला था, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to square of current।
मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. H इज व्हाट? हीट. I इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. सेकेंड, हीट produced in a conductor is directly proportional to resistance of that conductor. मतलब हीट जो प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, वेयर आर इज रेजिस्टेंस. थर्ड, हीट produced in a conductor is directly proportional to the time for which current is flowing. जितने देर तक, जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मींस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी. इन तीनों को मिला करके हमारे पास फॉर्मूला आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. क्लियर है? और हीट एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ हीट इज जूल, दैट इज J. क्लियर है मेरी बात? ये क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एक्सप्रेशन क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर H इज हीट, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, T इज टाइम. टाइम कौन सा टाइम? जितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में. क्लियर है? मैंने करंट के टर्म में हीट बताया कि करंट किस तरीके से हीट से रिलेटेड है. करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज फ्लो करेगा तो कोलिजन करेगा. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट होगा. सेकेंड, मैंने बोला कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन. जितना ज्यादा चार्ज के रास्ते में अपोजिशन होगी, जितनी ज्यादा रुकावट होगी, उतनी ज्यादा वो कोलाइड करेगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. और टाइम मतलब जितने देर तक करंट फ्लो करेगा, चार्ज उतना फ्लो कर रहा, अगर चार्ज उतने देर तक फ्लो कर रहा है तो वो उतने देर तक टकरा रहा तो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. तो ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. H एक्सप्रेशन इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. क्लियर है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो ये याद रख लोगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इससे मैं कोई न्यूमेरिकल आगे करवाऊंगा. क्लियर है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर H इज हीट, I is current, R is resistance and T is time for which current is flown in a wire or conductor. क्लियर है? चलो ठीक है. तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट 1841 में जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स ने बताया था. ठीक है ना? तो ये आपका मैंने ऑब्जर्वेशन जो जूल का था वो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे दिया. ठीक है? मैथमेटिकली वी कैन राइट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू जूल, वो है क्या? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. क्लियर है? लिख लो इसे. चलो ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ठीक है? आज मैं यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट मैंने करवाया. आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मेहनत करते रहो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हार्ड वर्क. अगर कोई एक स्टूडेंट है ना जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है, बट वो आज काम कर रहा है, 4 दिन नहीं कर रहा, फिर 1 दिन कर रहा, फिर 10 दिन नहीं कर रहा, बट एक जो पर्सन है ना वो डेली बेसिस पे हार्डवर्क कर रहा, डेली बेसिस पे वो पढ़ाई कर रहा, ही इज एन काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट. अगर वो डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है, डेली बेसिस पे अपने पढ़ाई को टाइम दे रहा ना, तो देखना वो एवरेज स्टूडेंट आगे निकल जाता विथ रिस्पेक्ट टू दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना. तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना टाइम दे रहे हो अपने पढ़ाई को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे हो रिजल्ट हो जाएगा, तो पॉसिबल है ही नहीं. क्लियर है मेरी बात? तो जितने ज्यादा देर तक आप पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, बाय अवॉइडिंग योर मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन. ठीक है? जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसे हटा करके अगर पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ेंगे.
दूसरा कोई काम नहीं। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।